आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पहला पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट में हम लोग पूरी सभ्यता कवर कर डालेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से समझिएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी हो झारखंड के, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या फिर BBMK यूनिवर्सिटी या फिर SKMU यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, क्योंकि सभी के यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। भले ये टॉपिक किसी के मेजर पेपर में है या फिर किसी के माइनर पेपर में है या फिर किसी के अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले पेपर में है, तो सभी को ये चीज़ पढ़ना है। खास करके सभी के अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले पेपर में है, और खास करके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी ये पेपर है, मेजर पेपर में भी ये टॉपिक है, और साथ ही साथ हिस्ट्री माइनर पेपर में भी ये टॉपिक है। तो BA वाले, चाहे BSc वाले, चाहे BCom वाले, कोई भी स्टूडेंट हो, इस टॉपिक को, वीडियो को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है। मोटिवेशन जगाइए। माना कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाइए ताकि आपको पढ़ने में मजा लगे, ठीक है। पढ़ाई कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, पढ़ाई थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन अगर इसको पार कीजिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इस बार अगर बात करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज से टॉपर हुए, ठीक है, चाहे आर्ट्स वाले, चाहे साइंस वाले या फिर कॉमर्स वाले, सभी टॉपर को राज्यपाल के द्वारा, जी हाँ, राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। सोच लीजिए, राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल, मुकाम में पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा, समझना होगा, किताबें पढ़नी होगी, समझनी होगी, ठीक है, और आपको नोट्स भी बनाना होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ लाइन से आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान ले लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब आपको ये चीज करना ही है, चाहे कुछ भी आए रास्ते में, कुछ भी ठोकर आए, उसको भी पार करना है। तो हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। वैदिक सभ्यता की जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। इस पूरे काल की अगर बात करें वैदिक सभ्यता की तो 1500 से 600 है, और इसको पहले भाग में जो बांटा गया उसको बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, या फिर इसी को ही बोला जाता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। अगर इसकी काल के बारे में, ठीक है, जो ये पहला पार्ट है ना वैदिक सभ्यता का, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। BC का मतलब ईसा पूर्व ही होता है। अब यहां पर देखिए, ये दूसरा है इसी का पार्ट वैदिक सभ्यता का, उसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। इसके काल की अगर बात करें, यहां जो आपका खत्म होता है पूर्व वैदिक काल, उसके खत्म होने के बाद ये काल स्टार्ट होता है, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल होता है। तो आज के वीडियो में इसको समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो इस सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो वेदों से मिली है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के बारे में हमें वेदों से प्राप्त हुई है। जब तक हड़प्पा की जानकारी नहीं मिली थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, उसकी खोज हुई, उसके बाद से ही हड़प्पा सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया भारत का। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है, ठीक है। इस सभ्यता का जो मेन रचनाकार है वो आर्य है, ठीक है। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। इंडिया में जो पंजाब है उसके बारे में बात हो रही है, और अफगानिस्तान यानी जो पाकिस्तान से ऊपरी हिस्सा में है, ठीक है। तो उस जगह पर आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य आए थे। लेकिन आर्यों के आने के लिए, ठीक है, यानी आगमन होने के लिए बहुत सारे मतभेद है। कई विद्वान का कहना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला विद्वान है मैक्स मुलर, उनका कहना है कि मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तीसरे नंबर पर है दयानंद सरस्वती जी, कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। और चौथा जो आपका सत्य सैंधव, इनका मानना है कि ये भारत में ही रहते थे, यूपी और MP में, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही। लेकिन यहाँ पर सबसे अगर देखा जाए सटीक, यहाँ पर इसी को ही माना गया है, ठीक है, मैक्स मुलर द्वारा। ये मध्य एशिया के ही द्वारा आए थे। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता से पहले आपको क्या पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? वो सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में, इसको याद रखिएगा, चाहे आपके इंटरनल असेसमेंट में, चाहे किसी भी क्वेश्चन में। आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। हालांकि इस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब लोहे की खोज नहीं की गई थी।
फिर भी लकड़ियों से लोग जो भी खेती करने वाले जो सामान होते हैं, हल वगैरह, वो सारे लकड़ी के होते थे। तो उसी से ही वो कृषि करते थे। उतने अच्छे तरीके से कृषि नहीं कर पाते थे उतने बड़े मात्रा में, लेकिन कृषि जरूर करते थे। कृषि की जानकारी थी इनमें। वो आपका वैदिक सभ्यता का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता का जो पहला पार्ट है, ऋग वैदिक काल, जो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो काल है, इसके बारे में समझना है। इस समय सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। इसीलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है टोटल, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं, और इसी में गायत्री मंत्र है, ठीक है। और ये तीसरे मंडल में, आई थिंक ये थर्ड मंडल में है, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक है। और जो पुरुष सूक्त है, गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वही वाला। और पुरुष जो सूक्त है वो आपका 10वें मंडल में है, ठीक है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था भागों में बांटी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सारे इसी में बताए गए हैं, ठीक है। इस काल में अग्नि पूजा होती थी, ठीक है, आग की पूजा इस काल में की जाती थी। और सबसे पूजनीय नदी सिंधु नदी को मानते थे, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानते थे। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे, इसके बाद सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे पूरे डिटेल से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नंबर में। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में टिप्पणी लिखे। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो को समझना है, और इसी तरीके से आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। भले मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी पॉइंट को आपको लंबा लिफाफा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से थी ऋग्वैदिक काल की। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। पहला जो है वो आपका कुल था, ठीक है। कुल किसे कहा जाता था, एक परिवार जो होता है ना, उसी को कुल कहा जाता है। परिवार का इसमें एक मुखिया होता है, उसी को कहा जाता है कुलपति। कुल के बारे में अगर कोई भी पूछे तो कुल का मतलब होता है परिवार, और परिवार का एक मुखिया होता है, उसको बोला जाता है कुलपति। दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, कई परिवार मिलकर, कई कुल मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। गांव को ही ना हम लोग ग्राम बोलते हैं। कई परिवार अगर मिल जाते हैं तो इस तरीके से गांव बनता है, ग्राम बनता है, ठीक है। और गांव का भी एक मुखिया होता है, आपको पता है, तो उसको मुखिया बोला जाता है। पूरे ग्राम का वो मुखिया होता है, घर का नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका विस। विस का मतलब होता है कि कई ग्राम मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर मैं समझाने के लिए जिला लिखा हूँ, वैसे जिक्र नहीं है कि वो जिला है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि विस का मतलब एक जिला होता है, और इस जिले का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है विसपति, ठीक है। 4th नंबर पर आपका जन। कई जिले मिलकर एक जन बनते हैं, जैसे राज्य होता है ना, कई जिले मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और इसका जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है राजन, ठीक है। जो जन का मुखिया होता है, हेड होता है, मालिक होता है, उसको राजन बोला जाता है। और 5 नंबर पर आपका कई जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं है, तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके शासन व्यवस्था में राजा जो होता है ना, वो प्रमुख होता है, ठीक है, खास होता है राजा। उसके बाद राजा तथा उसके 12 अधिकारी प्रशासन चलाते हैं। पूरे राजपाट को राजा और उसके 12 अधिकारी, 12 मंत्री होंगे, वो सारे मिलकर पूरा राजपाट को चलाते हैं। उग्र, अब ये किसे कहा जाता है, जैसे आज के टाइम में जो पुलिस होती है ना, वो क्या करती है, अपराधी को पकड़ने का काम करती है। तो उस टाइम में उसी को उग्र बोला जाता था, ठीक है। उग्र का मतलब ये मत समझिएगा कि उग्रवादी है। उग्र का मतलब ऋग्वैदिक काल में पुलिस को ही बोला जाता था, जो अपराधियों को पकड़ने का काम करती थी। आगे आपका सभा एवं समिति। जैसे पुराने टाइम में आप लोग पुराने जो सीरियल देखे होंगे, ठीक है, जो रामायण वगैरह, उस समय क्या होता था, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता था किसी से रिलेटेड, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, जो राजा के घर के लोग थे, ठीक है, मतलब राजा के ही मंत्री लोग थे, बड़े लोग रहते थे, वो क्या करते थे, एक आम सभा करते थे। तो वही चीज़ है, सभा एवं समिति, वहाँ पर निर्णय लिया जाता था, ठीक है। सभा, सभ्राम, लोक समिति, सामान्य जनता, सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहते थे, ठीक है। तो ये आपका आगे आपका विद्वत। विद्वत का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा संस्थान। अभी के टाइम में क्या आपका वैकल्पिक शिक्षा हो गया, आपको जो मन करे वो पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि लोग धार्मिक शिक्षा को ही ग्रहण करते थे, उनको हासिल करते थे। क्यों? ताकि उनको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। आगे आपका 10 राज युद्ध। अब ये क्या था, इस वर्ड से समझने के लिए आपको समझना होगा। जो सुदास था, ठीक है, जो सुदास था, उन्होंने अपने ही कार्यकाल में, उसके राज्य में एक मंत्री था और सुदास ने उसको क्या किया, बर्खास्त कर दिया था, उसको निकाल दिया था अपने राज्यपाट से, जिस कारण से जो मंत्री था वह बदला लेना चाह रहा था। अब बदला लेने के लिए वो क्या किया, टोटल 5 आर्य जो भी राज थे, ठीक है, कई कबीले में वो गया, जाकर 5 आर्य राज को जमा किया जो इसके विरोध में थे, और 5 बिना आर्य वाले राज, ठीक है, 5 जो आर्य नहीं थे, ठीक है,
टोटल 10 को जमा करके 10 राजाओं को जमा करके सुदास के साथ जंग लड़ने का निर्णय किया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सुदास की जीत हुई। ठीक है, और इसी को बोला जाता है 10 राज युद्ध, याद रखिएगा। अभी आपने समझा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सामाजिक जीवन क्या था वहाँ का। तो सामाजिक जीवन में पितृ प्रधान समाज था। कहने का मतलब है उस काल में पुरुष ही प्रधान था। ठीक है, और संयुक्त परिवार रहता था। कहने का मतलब है ज्वाइंट फैमिली, जैसे कि उसमें दादा दादी, चाचा चाची और जितने भी उसके बच्चे वगैरह होते थे, सारे लोग मिलकर रहते थे। ठीक है, और परिवार का जो मुखिया होता था वह एक पुरुष होता था। ठीक है, कोई भी वृद्ध यानी बूढ़ा पुरुष होता था जो बड़े होते थे। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर हो जाएगा पाठ। ठीक है, यानी पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा इस समय नहीं थी। आपको बता दे, वैदिक सभ्यता जो है वो 2 काल में डिवाइड है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से पहले जो ऋग्वैदिक काल पढ़ेगा ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा, महसूस होगा कि यार इतना अच्छा था। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करोगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में किसी तरीके का कोई भी पर्दा प्रथा नहीं था। महिलाओं का सम्मान होता था, महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार मिलता था। ठीक है, स्त्री पति के साथ यज्ञ में भाग भी ले सकती थी। यज्ञ क्या होता था? यज्ञ एक समारोह होता था जिसमें लोग यज्ञ करते थे। कोई फंक्शन वगैरह जैसे आज के टाइम में नहीं होता, किसी खुशी के टाइम में फंक्शन करते हैं, तो उसी तरीके से उस समय में जो राजपाट के लोग रहते थे ना, वो यज्ञ करते थे, या फिर भगवान को याद करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए यज्ञ करते थे। तो उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, और विधवा जो औरत थी, वह अगर विधवा हो जाती थी, उसका पति मर जाता था, तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। इस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं थी। लेडीज को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो इस काल में पुरुषों से कम है। ठीक है, और खान पान की अगर बात करें तो लोग शाकाहारी भोजन खाते थे। दूध, घी, मक्खन वगैरह ये सारा कुछ था। गाय को अध्यन्न ना मारने वाला पशु माना जाता था। गाय को लोग नहीं मारते थे, और अगर मार भी देते थे तो उसको सजा होती थी, बहुत कड़ी दंड दी जाती थी राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो गायों को रिस्पेक्ट दिया जाता था। आगे देखिए स्त्रियों की स्थिति क्या थी। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पुरुषों को शिक्षा का अधिकार था, उसी तरीके से समान अधिकार स्त्रियों का भी था। स्त्री भी उतना ही पढ़ लिख लेते थे। सोच लीजिए, जो चीज़ आज के टाइम में बहुत जगहों पर नहीं हुआ है। जी हाँ, बहुत गाँव में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। वहाँ के लोग सोचते हैं इंटर पास कर लिया, उसके बाद उनकी पढ़ाई छोड़ो, उसको शादी कर दो। लोग समझते हैं कि उनकी इज्जत चली जाएगी अगर वो पढ़ने के लिए जाएंगे। बहुत ऐसा प्रॉब्लम है अभी के टाइम में। और सोचिए 1000 ईसा पूर्व में ये चीज़, यहाँ पर देखिए कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी महिलाओं को। साथ ही साथ बाल विवाह नहीं होता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए, कहीं कहीं पर छुप छुप कर कई गाँवों में 16 वर्ष में लड़कियों की शादी करा दी जाती है। अभी के टाइम में सोच लीजिए 2023 में, जबकि यहाँ पर बात हो रही है ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की बात हो रहा है। तो 1000 साल पहले आपको लग रहा है कितना समय पहले की बात हो रही है, तो लोग कितना जानकार थे, अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था थी, बाल विवाह नहीं होता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, ठीक है, और अपाला, ये कौन थे? तो ये एक स्त्री का नाम है। ठीक है, और ये बहुत बड़े विद्वान थे, इसी को ही बोला गया है विदुषी। इसी का वर्णन है ऋग्वेद में। तो सोच लीजिए, इसी के आधार को बनाकर ही बोला गया है, जब महिलाएं इतना पढ़ लिख कर विद्वान बन सकती है, तो जरूर उस समय महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था, और रिस्पेक्ट दिया जाता था, शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, बाल विवाह नहीं होता होगा। ठीक है, और हाँ, दहेज प्रथा भी नहीं थी। खुशी से हालांकि कोई अपने बेटी को कुछ भी दे सकते थे, लेकिन कोई भी दहेज वाला ऐसा नहीं था कि आप हमें ये दीजिए, इतना तोला सोना दे दीजिए वगैरह, जो भी था ये सारा प्रथा वगैरह ये सब नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह था। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण की बेटी हो तो वो छोटे जाति यानी दलितों में कभी नहीं विवाह करा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि उस समय 2 ही जात विख्यात में थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में माना कि 4 भागों में बांटा गया था, 2 ही जात, एक क्षत्रिय था और एक ब्राह्मण था। ऐसा कभी भी नहीं था कि ब्राह्मण क्षत्रिय में विवाह नहीं कर सकता था, या फिर क्षत्रिय ब्राह्मण में, दोनों अंतः जातीय विवाह कर सकते थे। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता ही, मैंने आपको बताया कि 4 भागों में बांटा गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ठीक है, आर्य, अब यहाँ पर देखिए कई विद्वानों ने इसको 2 तरीके से डिफाइन किया है। जो आर्य थे ना, उसको बोला गया है वो गोरे थे। ठीक है, जो विदेश से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे, उनको गोरे, वो गोरे थे, इसके लिए उसको श्वेत आर्य बोला गया है, या फिर गोरे आर्य बोला गया है। और जो अनार्य थे, अनार्य किसको बोला गया है? वो सांवले थे, वो भारत के ही रहने वाले थे,
वो सांवले थे, उनको अनारे बोला गया है। ऋग्वैदिक काल में जो पहनावा था ना, वो सूती कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े और जूट के कपड़े, ठीक है। और नीवी क्या था वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो भी पार्ट है वो कपड़े से रिलेटेड है। नीवी एक कपड़े का भाग होता है जो आंतरिक वस्त्र होता है, उसी को बोला जाता है, यानी शरीर के अंदर भाग में, जैसे शर्ट होता है ना, शर्ट के अंदर में जो हम लोग पहनते हैं, उस तरीके से अंदर वाले भाग के वस्त्र को ही बोला जाता है नीवी। और वास किसे बोला जाता है, तो वास नीचे पहनने वाले कपड़े को, जैसे कमर के नीचे में हम लोग पैंट वगैरह जो भी पहनते हैं उसको बोला जाता है। और अधोवास किसको बोला जाता है, जो ओढ़ने वाले वस्त्र होते हैं, जैसे शॉल वगैरह या गमछा वगैरह जो भी हम लोग ओढ़ते हैं, या दुपट्टा, वो अधोवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मनोरंजन के लिए क्या वो लोग करते थे। संगीत में विलीन रहते थे, रथ दौड़ वाला प्रोग्राम करते होंगे, और शिकार भी करते थे, ठीक है। ये मनोरंजन के लिए करते थे। और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि वो लोग पैसे कैसे कमाते थे, क्या व्यवसाय करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग पशुपालन करते थे, ठीक है, खेती भी करते थे। और पशुपालन में घोड़े, गाय जैसे जानवर भी पाले जाते थे। गाय से दूध मिलता था और गाय को संपत्ति का रूप भी माना जाता था। घोड़ा रथ खींचने के काम में आता था। मणि जो था ना, वो व्यापारियों को ही बोला जाता है, मणि उस टाइम में। और इस समय जो व्यापारी थे वो पशु चुराते थे, ठीक है, व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे व्यापारी करने के लिए। कृषि की अगर बात करें तो आर्यों को कृषि का ज्ञान था, ठीक है। हालांकि वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लकड़ी की फाल, फाल किसे कहते हैं, जैसे अगर आप लोग हल बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोहा लगा रहता है ना, जिससे हम लोग हल को जोतते हैं, तो वो लोहा लकड़ी का होता था, वही फाल है। तो फाल का प्रयोग करके वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। उनको बुआई, कटाई, छटाई तथा मौसम की सारी जानकारी रहती थी। किस मौसम में किस तरीके से हम लोग फसल लगाएंगे ताकि हमारी फसल अच्छी हो। जौ तथा चारा उगाया जाता था, अधिकतर मात्रा में जौ तथा चारा। चारा किसके लिए, जानवरों के लिए, गायों के लिए, घोड़ों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अन्य उद्योग, कहने का मतलब है लोग बढ़ई का भी काम करते थे, साथ ही साथ बुनकर भी थे, और चर्मकार मतलब चमड़े वाले काम भी करते थे। साथ ही साथ रथा चालक, लोग रथ भी चलाते थे। जैसे आज के टाइम में जो ड्राइवर नहीं होता है, तो उस समय वो लोग ड्राइवर रथ चालक होते थे। तो इस तरीके से ये सारे उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। उस समय कोई भी पैसा वगैरह नहीं था, ठीक है, महात्मा गांधी जी वाला पैसा नहीं था। उस समय लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, यानी अगर किसी को चावल खरीदना है तो चावल के बदले कोई गेहूं दे देता था, ठीक है, या फिर अधिकतर मात्रा में इस काल में गायों के बदले लोग सामान खरीदते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग समझेंगे कि धार्मिक जीवन क्या थी। तो धार्मिक जीवन में प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, पेड़ों से पूजा करते थे। आपको पता होगा कि पेड़ में अभी तक से पूजा हो रही है, जिसको बोला जाता है बरगद पेड़ या फिर पीपल का पेड़। तो इन सभी पेड़ को पूजा जाता है। तो उस तरीके से उस समय भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। आर्य लोग प्रकृति को पूजते थे, ठीक है। बहु ईश्वरवाद था, यानी एक से ज़्यादा ईश्वर को मानते थे। तकरीबन 33 देवता को वो पूजा करते थे, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता था, ठीक है, महत्वपूर्ण देवता, इंद्र देवता को मानते थे, जो वर्षा के देवता थे, ठीक है। दूसरे स्थान पर अग्नि देवता, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर कौन से देवता थे, अग्नि देवता थे। अग्नि देवताओं और लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे। जैसे समझिए आप बात को, यज्ञ करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से एक चौकोर बनाया जाता है, यहाँ पर लकड़ी वगैरह डाली जाती है और यहाँ पर आग लगाई जाती है, ठीक है। तो इस आग के द्वारा, अग्नि के द्वारा, ये आग कहाँ पर गया, आसमान में गया। तो इस तरीके से आसमान में जो देवता है और यहाँ नीचे जो लोग हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, एक विश्वास बनाने के लिए यज्ञ करते थे, ठीक है, आग की पूजा करते थे, दोनों के बीच में मध्यस्थता बनाने के लिए, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन से देवता थे, वरुण देवता, जो जल, सोम, पौधों का देवता थे, ठीक है। अच्छा, सोम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कहीं भी सीरियल वगैरह, पुराने जो सीरियल होते हैं उसमें जरूर देखे होंगे, सोम रस जरूर नाम सुने होंगे, ठीक है। सोम रस क्या होता है, एक शराब के जैसा ही एक सेवन होता है जो नशीला होता है, ठीक है। सोम रस, आप लोग अगर रामायण कोई भी सीरियल देखे होंगे उसमें आप लोग जरूर देखे होंगे कि देवता लोग कुछ पीते हैं, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर सोम बोला गया है। तो उसका कौन देवता थे, वरुण देवता थे, ठीक है। जल, सोम या फिर पौधों, इन सभी का देवता वरुण देवता थे। यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, ठीक है। यानी आज के टाइम में क्या करते हैं लोग, अगर कुछ भी धार्मिक पूजा पाठ करना चाहते हैं तो लोग बलि चढ़ा देते हैं।
भगवान के बारे में पहले छोड़ो, पहले अपने पेट के बारे में सोचते हैं। नॉर्मल भी लोग यज्ञ करके पूजा कर सकते हैं आज के टाइम में भी, लेकिन क्या करते हैं, नहीं कुछ जानवर को बलि चढ़ा दें, जैसे बकरे हो गया या फिर मुर्गा हो गया, ठीक है। उसके बाद लोग सारा जानवर घर में लाकर बनाते और खूब खाते हैं। तो उस काल में ऐसा नहीं होता था, यज्ञ को ही महत्व दिया जाता था, ठीक है। कर्म कांड नहीं होता था उस समय, लोग बलि वगैरह नहीं देते थे, जानवरों को रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ की सरल विधि होती थी और यज्ञ में ही प्रार्थनाएं की जाती थी ईश्वर से। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंस था, यज्ञ में ही बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी बने हैं। तो ऋग वैदिक काल में यज्ञ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपका ऋग वैदिक काल के बारे में वीडियो था, ठीक है। शॉर्ट वीडियो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज़ आपके किताब में डाली गई है उसमें जो पॉइंट वाइज है उसी पॉइंट को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। आपको अगर लिखना होगा तो आप इसे लंबा लिफाफा करके एग्जाम में लिखिएगा। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करें। तो यही पॉइंट है जिसको वर्णन करना है आपको। ये सारे पॉइंट्स का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जिसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मिलेगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।